यूक्रेन रशिया वार को आज 18 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं। भारतीय छात्र छात्राएँ जो कि यूक्रेन में पढ़ने गए थे, लगभग सभी ऑपरेशन गंगा के मुताबिक वापस आ चुके हैं। आज हम ऐसे ही छात्र से बात करने वाले हैं जो कि भारत पहुँचे 2 मार्च को। पवन गौर जो कि ओडिशा में थे और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और वो चौथे वर्ष में थे। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबान से। तो पवन, जब ऐसा युद्ध का माहौल जब बन रहा था यूक्रेन में, तब किस तरह का जो मनमुटाव है आप और आपके जो बाकी छात्र हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन चल रही थी स्टार्टिंग में? सर, हम लोग तो आपस में यही बातें कर रहे थे कि अभी ऐसा शायद कुछ माहौल नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जस्ट न्यूज़ थी वो हमारे सामने आ रही थी कि रसिया जो है अटैक करने वाला है, इन्वेड करने वाला है यूक्रेन के ऊपर। तो हम लोग तो अपना जो टीचर हैं यूनिवर्सिटी के, एम्बेसी के जो वहाँ लोग थे उनसे कांटेक्ट में थे, उनसे बातचीत कर रहे थे हम लोग। तो उन्होंने हमसे यही कहा कि आप लोग पैनिक मत करिए, आप लोग जस्ट वेट करिए, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी, कोई भी ऐसा कुछ भी होगा तो हम आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन देंगे और आप लोग अभी अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए। आप लोगों का ये चिंता करने कोई विषय नहीं है, हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, जस्ट आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। तो उसी लिए सर हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए वहाँ से निकलने में, क्योंकि अगर हमें टाइम से बता दिया जाता या एक प्रॉपर एक एडवाइजरी दी जाती टाइम से कि आप लोग यहाँ से तुरंत निकलिए, तो शायद ये चीज़ें इतनी लेट नहीं होती जितनी हो गई थी। जी सर। बहुत लोग अभी ये बोल रहे हैं कि जब इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी कर दी थी कि आप यूक्रेन छोड़ दें, है ना, लेकिन फिर तब आपने यूक्रेन क्यों नहीं छोड़ा? उसके पीछे का जो स्टोरी है, जिस स्थिति से आपको गुजरना पड़ा, वो बताइए। सर, वहाँ पे जो एम्बेसी थी उन्होंने 18 फ़रवरी को हमें ये एडवाइजरी दी कि आप लोग यहाँ से जो बॉर्डर हैं, यूक्रेन के बॉर्डर पे जो टेंशन है वो बहुत अनसर्टेन है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को ये डेट दी जाती हैं, इसमें इंडिया की जो फ़्लाइट्स हैं वो हम ऑपरेट कर रहे हैं, जो सर बहुत ज़्यादा महंगी थी, एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा महंगी थी। 60K के आसपास एक फ़्लाइट हो रही थी सर। तो हमने सर जो डेट एम्बेसी ने हमको दी थी 22 फ़रवरी, 24, 26 और 28 फ़रवरी, तो उसी के तहत सर मैंने फ़्लाइट अपनी कराई थी 24 फ़रवरी को। और 24 फ़रवरी को एम्बेसी के जो एडवाइजरी थी उसके अनुसार फ़्लाइट होने के बावजूद भी सर फ़्लाइट कैंसिल हुई और हम सभी लोग, मेरे साथ और जो सभी लोग थे वो लोग वहाँ फंसे रह गए सर। तो एम्बेसी से इन्फॉर्मेशन आई, हमने फॉलो की। ऊपर से सर जो हमारा जो यूनिवर्सिटी से सर जो मैनेजमेंट था उन्होंने हमें बताया कि आप लोगों को अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपको कोई भी अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है तो हम क्लासेस आपकी बताएंगे किस तरह से करनी है, आप लोग अभी मत जाइए, ये अभी सही टाइम नहीं है आपका जाने का। और कुछ ऐसी बातें हुई जो हमें समझ में आया कि अभी जाना सेफ़ नहीं होगा, शायद कहीं ऐसा ना हो कि वॉर, ये जो बातें हम सुनने में हमें आ रही हैं वो ऐसा कुछ ना हो और हम वापस इंडिया जाने के बाद फिर हमें फ़्लाइट करानी पड़े। हम इतना सर इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली इतने सर हर कोई बच्चा जो है इतना पावरफुल नहीं होता बैकअप, तो इसलिए सर हमने कहा कि वेट करते हैं, देखते हैं जैसा भी होगा। तो उसी के चक्कर में सर लेट हुए थे हम लोग। 24 की जब आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और जब आपको पता चला कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में वॉर की घोषणा कर दी है, तो उसके बाद आपकी क्या कहानी रही उसके बाद की, और आपको किन किन मुश्किलों का और आपके दोस्तों को उसका सामना करना पड़ा? सर 24 फ़रवरी को मैं अपना 23 फ़रवरी को अपना सारा लगेज वगैरह मैं सारा पैक करके, क्योंकि सर 24 नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे निकलना था, फ़्लाइट थी मेरी, तो मैं सब कुछ रेडी था बिल्कुल। अब सर जैसे ही उठा, ये सारी इन्फॉर्मेशन देखी, तो सर पहली बात तो मैं बहुत शॉक हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं अब घर वालों का प्रेशर भी होगा कि डिसीजन इतना लेट क्यों लिया, लोग भी। अब सर मैं, क्योंकि मेरा खुद का डिसीजन था कि ठीक है 24 को फ़्लाइट करा लेते हैं। अब सर जो होना था हो गया। अब दिक्कत ये थी कि सर जो पैसे थे वो लिमिटेड थे मेरे पास, क्योंकि फ़्लाइट थी, मैं क्या करता, वहाँ की करेंसी अलग है तो मैं क्या करता उस करेंसी का, तो लिमिटेड पैसे थे मेरे पास। और प्रॉब्लम ये भी थी सर 24 फ़रवरी को वहाँ के जो लोग थे वो लाइनों में खड़े थे, क्योंकि वहाँ के जो बैंकिंग सिस्टम से प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे थे। तो अब अगर मैं इंडिया से पैसे डलवा भी लूँ तो यहाँ पे वो निकले या ना निकले तो प्रॉब्लम होगी। तो मैंने अपने दोस्त वगैरह से थोड़ी बहुत हेल्प ली और अपना जो ग्रोसरी का सामान था वो अपना मैंने इकट्ठा किया, जो आटा वगैरह ऐसी जो चीज़ें थी जो बहुत ज़रूरी थी। तो 2 या 3 दिन जो मैंने इस तरह से गुजारे थे।
2 दिन के बाद मुझे समझ में आ गया कि इस तरह से यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि चीज़ें और बदतर होती जा रही थी धीरे धीरे। तो मैंने अपना केचप, पेप्सी, पानी और ब्रेड, ये 3-4 चीज़ें अपने साथ मैंने इकट्ठा करी, बैग में पैक करके, और सभी लोगों से बातचीत करके हम सभी ने एक ट्रेन जो थी, एक एजेंट थे हमारे, उनके साथ में उनसे बातचीत करते हुए हमने वो ट्रेन में, हम सभी लोग, हम 350 लोग के आसपास थे, तो हम सभी लोग रात को 8:30 बजे के आसपास ट्रेन में हम लोग बैठे हैं। ट्रेन स्टार्ट हुई है और 26 घंटे लगातार सर हमने ट्रेन में गुजारे हैं अपने। और ट्रेन जो थी सर वो बहुत ही, उसमें ना तो कोई चार्ज प्लग था, ना तो हमारा फ़ोन चार्ज हो पाया, ना ही सर वहाँ पे कोई खाने पीने की प्रॉपर सुविधा थी। तो जस्ट वो एक माध्यम था पहुँचाने का बॉर्डर तक हम लोग पहुँचे हैं। लेकिन बॉर्डर पे जाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि बॉर्डर पे पहले से इतनी भीड़ है कि हम लोग शायद 2 या 3 दिन के आसपास तो हम वहाँ से क्रॉस ही नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ पे जो लोग थे वो थे नाइजीरियन लोग। वो लोग सर, जो लड़कियाँ थी उनको अलाउ था कि आप लोग पास क्रॉस कर सकते हैं आसानी से, लेकिन लड़कियां बेचारी थोड़ी हेजिटेट हो रही थी और वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रही थी, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ था, बहुत मॉब लिंचिंग हो रही थी। लड़कियां बहुत परेशान थी। हम लोग तो एंटर हो नहीं पाए, और वो हो सकती थी लेकिन वो बेचारी हो नहीं पाई, फोर्सफुली उन्हें पीछे धकेल दिया जा रहा था। तो हमारे 3 दिन 3 रातें सर हमने वहीं बॉर्डर पे, वो जो एक हॉल सा था वहीं पे हमने -2 डिग्री सेल्सियस में हमने बिताए थे। और उसके बाद फिर हमने सर वेट करके और कैसे भी करके सर हम 350 लोग के आसपास गए थे, जिनमें से सिर्फ 30 या 40 लोग ही वहाँ बचे थे। और जो लोग थे पैनिक होके या डर के जो भी थे, वो और बॉर्डर तक पहुँच गए थे, जो 250 किलोमीटर 200-300 किलोमीटर दूर थे। तो ये अपना हर किसी का इंडिविजुअल सो डिसीजन था, लोगों ने लिया, और हम लोग वहीं पे स्टे रहे, क्योंकि हमें लग रहा था कि अब यहाँ पे आए हैं तो यहीं से निकलना है, कैसे भी निकलना है। तो 3 दिन और 3 रातों के बाद हमने कैसे ना कैसे करके वो बॉर्डर पार किया। और उसके बाद सर हम हंगरी जो देश है वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद उसके बाद हमारा 1-1.5 दिन का वहाँ पे स्टे था। और फ्लाइट से लेके वो सारा कुछ रहना सहना हमारा हंगरी की एम्बेसी ने देखा था, और हमारी फ़्लाइट और जो सारा हमारा जो भी रख रखाव था वो इंडिया गवर्नमेंट ने सर देखा था। और उसके लिए मैं अपने पूरे दिल से इंडिया गवर्नमेंट का सर थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि सर उस समय मेरे हिसाब से कोई अगर हमसे प्यार से बातें भी करता, क्योंकि हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे, इतना मेंटल लोड हमने कभी अपनी लाइफ में लिया नहीं था। सारे डिसीजन हमारे होंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमने खुद ने फेस करना है। तो इतना कुछ शायद पहले कभी फेस नहीं किया था सर। तो उसके बाद सर गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल थे, जो मिनिस्टर थे, उनसे बातचीत हुई, उनसे सर अच्छा लगा बातचीत करके, उनका साथ देके हमें सर सेफ महसूस हुआ। और एट द लास्ट हम अपने सर घर पे पहुँचे। जी हाँ, तो पवन जी, ये हमें बताइए कि ओडिशा में क्या वॉर सिचुएशंस थी जिसे आपने फेस किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। सर ओडिशा में सर सबसे जो मेन प्रॉब्लम थी वो यही थी कि ओडिशा की गवर्नमेंट ने वहाँ के जो सिविलियन थे उनको जो वेपन्स थे वो अलाउ कर दिए थे। आप लोग आइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए डॉक्यूमेंट लेके, और आप वेपन लेके जाइए, और अब आप आर्मी के अंदर हैं, आप आर्मी में शामिल हो चुके हैं। तो सर वहाँ के लोग जो होते हैं वो अपना कमाएंगे और इन्वेस्ट करते हैं खुद पे, खाने पीने, अपनी लाइफस्टाइल पे। तो वो लोग स्टोर नहीं करते हम लोगों की तरह। तो सर उनको प्रॉब्लम्स हुई। उनका सर जो रहना था, जो भी उनका इन्वेस्टमेंट था, जो भी सर एक इंसान करता है खुद पे, वहाँ के हिसाब से वो ख़त्म हो चुका था। अब वो लोग परेशान हो गए, वो लोग हम लोगों को परेशान करने लगे। अगर ग्रुप में हैं तो ही हम सेफ़ थे, अगर बाहर कहीं जा रहे हैं अपना सामान खरीदने, ग्रोसरी कुछ भी, तो ही हम सेफ़ थे। नहीं तो सर काफ़ी हम भी कब ये चीज़ समझे जब हम में से कुछ लोग अकेले या 2 के ग्रुप में साथ गए थे। उन्होंने हमें बताया कि हम लोग बाहर गए हैं, हमसे लूट घसूट हुई है, हमें परेशान किया है रास्ते में इस तरह से। तो सर हमें समझ में आया कि शायद बाहर निकलना अकेले ठीक नहीं है। और हमने सर जो बाहर अपना ट्रेन और बॉर्डर तक पहुंचने का सफ़र तय किया, क्योंकि हमने देखा था हमारे रूम के जस्ट बाहर फायरिंग हो रही है। उसमें एक पुलिस वाले जो वहाँ पे थे वो फायरिंग कर रहे थे। अब ये पता नहीं कि, क्योंकि सर हम देख नहीं पाए, जस्ट विंडो से छुप के हम लोग देख रहे थे। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन की आवाज़ आ रही थी, कुछ गन्स की, कुछ एक्सप्लोजन, कुछ बॉम्ब वगैरह की। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है असली में। माहौल तो सर वहाँ बहुत भयानक था। एक्सप्लोजन के साउंड ही आपको ऐसे थे कि आपकी रात भर की नींद ख़राब कर सकते हैं, आपकी वॉल शेक हो रही थी। तो सर उस चक्कर में ना तो हम रात भर प्रॉपर्ली सो पाए,
और बंकर के अंदर ही थोड़े बहुत सब लोग इकट्ठे थे, तो थोड़ा बातचीत कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा सेफ महसूस होता था। लेकिन प्रॉपर्ली सेफ तो सर जब बाउंड्री मतलब जब हमने जो बॉर्डर था यूक्रेन का वो पार किया और एम्बेसी के ऑफिसर्स के अंदर हम लोग रहना स्टार्ट किए, तब हमको प्रॉपर सेफ महसूस हुआ सर। जी पवन जी, बहुत बच्चों लोग का ये कहना था कि भारतीय सरकार ने उतना काम नहीं किया जिनकी उससे उम्मीद थी, और उनका कहना है कि लगभग वो खुद के बेसिस पे अपने से ही हेल्प कर रहे थे और उनको कोई सहायता उतना नहीं मिल पाया जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडियन एम्बेसी से और भारतीय सरकार से। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कितने संतुष्ट थे भारतीय सरकार और इंडियन एम्बेसी ने जो हेल्प किया, क्या सच्चाई थी? सर माहौल वहाँ पे ऐसा था कि एम्बेसी क्या वहाँ पे कोई भी अगर चाहता तो चाह कर भी अपने एक रूट से वहाँ क्रॉस नहीं कर सकता था। मतलब अगर किसी को कहीं जाना हो तो अपनी मर्ज़ी से बिना किसी काम के कोई सोच भी नहीं सकता, बिना किसी मजबूरी के कि वो अपने घर से बाहर भी निकले। तो ऐसे टाइम में अगर आप अनुमान लगाते हो, ऐसा आप विश करते हो कि कोई आए आपके साथ बैठे, आप सबको इकट्ठा करके वहाँ से लेके जाए, तो वो शायद पॉसिबल था ही नहीं। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी थी कि कौन कौन से बॉर्डर हमारे लिए ओपन है और कहाँ कहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी भीड़ वगैरह है, तो वो सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक पे जो मैसेज के द्वारा हमको दी जा रही थी। अब उसके बाद सर ये हर किसी बंदे का, हर किसी स्टूडेंट का अपना पर्टिकुलर डिसीजन था कि किस बॉर्डर, कौन सा बॉर्डर उनके पास है, किस बॉर्डर से हमें क्रॉस करना है वहाँ का जो यूक्रेन जो है। तो अब सर मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने सर फ़्लाइट जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई थी हमारे लिए। वहाँ पे इंडियन ऑफिशियल्स भेजे थे जो हमसे बात करें, हमें अपनापन थोड़ा महसूस कराएं। एक दूसरी कंट्री में जाने के बाद, क्रॉस होने के बाद भी सर हमें अपनापन सा वहाँ महसूस हुआ, क्योंकि वहाँ पे एम्बेसी के ऑफिशियल थे जो हमारे लिए बिल्कुल बैठे हुए थे कि जो बस भी थी वो हमारे लिए फ्री हुई थी, ट्रेन हमारे लिए फ्री हुई थी, होटल जहाँ पे हम रुके थे वो हमारे लिए बिल्कुल फ्री था, खाना पीना जो भी था सर वो गवर्नमेंट ने, एम्बेसी ने देखा था। तो सर ये कहना गलत होगा कि एम्बेसी ने, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, हमें सपोर्ट नहीं थी। सर सपोर्ट थी, लेकिन अगर आप मेच्योर हों तो आप शायद उन चीज़ों को समझ पाएंगे जो गवर्नमेंट ने, जो एम्बेसी ने आपके लिए की हैं। और सर हम ये बात जानते हैं, ये एक इंटरनेशनल अफेयर था सर, दुनिया भर के लोग, उनकी निगाहें थी हम स्टूडेंट्स पे, यूक्रेन के नागरिकों पे। तो उस कंडीशन में ऐसा कोई बयान देना, ये सर मेच्योरिटी वाली बात नहीं है। हम इसीलिए सर मैंने हमेशा अपने सर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उन्होंने हेल्प की, और जो जो हुआ वो इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सपोर्ट थी, हेल्प थी। जी सर ये बात है। भारत से जो अधिकारी भेजे गए थे उस पर मतलब कि जो बातें हुई उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर जब हमने यूक्रेन बॉर्डर पार किया था तो हंगरी में हमें सर, हंगरी एयरपोर्ट पे जो बुडापेस्ट में है, तो वहाँ पे हमें हरदीप सिंह पुरी जी मिले जो मिनिस्टर ऑफ नेचुरल गैस और पेट्रोलियम हैं। तो सर उनसे बात करके सर जिस तरह से उन्होंने हमसे बातें की और ये कोशिश की कि जो भी हमारे साथ हुआ है सर वो हम भूल जाएं, वो अब चीज़ें हो चुकी हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह की बातें उन्होंने की। और उसके बाद उनसे बात करके अपनापन सा लगा, उन्होंने हमें हग भी किया, और जिस पे सर हमें फ़ील हुआ कि हाँ अब हम प्रॉपर सेफ़ हैं, और एक अपनेपन का सर एक एहसास होता है, क्योंकि एक इतने मेंटल प्रेशर से आप गुजरते हो और आपको सिर्फ अपने घर वालों की याद आ रही होती है। तो एक ऑफिशियल के रूप में इंडिया से भेजे गए सर जो ऑफिशियल थे, हरदीप सिंह पुरी जी जो सर थे, उनसे गले लग के अपने घर वालों की जो याद थी वो थोड़ी कम हुई, और लगा कि अब हम सेफ़ हैं और अब सुरक्षित थी सर। उसके बाद हम फ्लाइट में बैठे और सर से हमने अलविदा लिया और हम देश वापस आ गए थे। पवन जी, लगभग सारी जो चीज़ है वो सामने है ना? आपके जैसे तमाम छात्र से भी सामने आके मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं और बहुत सारी कहानियाँ हैं जो सामने आ रही है। लेकिन अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या कोई एक ऐसी स्टोरी है जो छूट गई, जो सामने नहीं आ पाई और बैकग्राउंड में ही रह गई है, जो आप अपने माध्यम से सामने लाना चाहें? जी सर, देखिए जैसा कि हमें ज़िम्मेवार ठहराया जा रहा है कि ये हर स्टूडेंट का अपना फ़ैसला था, वो बाहर देश जाके MBBS अपना कंप्लीट कर रहे हैं, अपने फ्यूचर की बेहतरी के लिए बाहर जा रहे हैं, और अब जब वापस नहीं आ पा रहे तो गवर्नमेंट को दोषी ठहरा रहे हैं। तो सर मेरे हिसाब से सबसे पहले जो ज़िम्मेवार होता है हमें लेके, वो होता है एजेंट, क्योंकि हमें पता नहीं होता किस कंट्री में क्या क्या रेगुलेशन हैं, कैसे एडमिशन लिया जाता है। तो जो
एजेंट होता है सर, वो हमारा 6 साल का जिम्मेवार होता है, क्योंकि हम उसको पैसे दे रखे होते हैं। उस टाइम पे एजेंट के बारे में किसी ने बात नहीं करी। एजेंट सर वहाँ पहले 20-20, 30-30 साल से वो लोग रह रहे थे, उन्हें पता था कौन से जो रूट्स हैं वो सेफ़ हैं, कौन से अनसेफ़ हैं, तो उनसे हमें कोई भी हेल्प नहीं मिली। बातें सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में हो रही थी, एम्बेसी के बारे में हो रही थी, जो बच्चे जो थे उन पे अपनी स्टेटमेंट, अपने बयान दे रहे थे, लेकिन एजेंट के बारे में किसी ने बातें नहीं करी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एजेंट के बारे में आप लोग क्यों बोल रहे हैं। हम लोग वहाँ गए थे, हमारी जिम्मेदारी जो थी वो सबसे पहले एजेंट के कंधों पे थी, उसके बारे में किसी ने बातें नहीं करी हैं। तो गवर्नमेंट को दोषी ठहराने से पहले हम लोग गवर्नमेंट से पहले एजेंट को बता के यहाँ से निकले थे। हमारा जो जिम्मेदारी है वो एजेंट के कंधों पे था। तो प्लीज़ गवर्नमेंट को आप लोग दोषी ना ठहराएं। डिसीज़न हमारा था, साथ हमारा एजेंट ने दिया था, हमें वापस आना था, एजेंट को साथ देना था, उसने नहीं दिया, जिसकी वजह से हमने खुद डिसीज़न लिए थे। और उन डिसीज़न में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जो था, थोड़ा नहीं, वो मेंटल जो टॉर्चर जो हमने फेस किया, वो काफ़ी मेंटल प्रेशर जो था हमने फेस किया, और हम अकेले ही उस सफ़र को पार करके आए। बॉर्डर हमने पार किया, और उसके बाद गवर्नमेंट ने जितनी हो सकती थी वो हमारी सपोर्ट करी, फाइनेंशियली और मेंटली हमें पूरा सपोर्ट दिया है। इसमें जहाँ तक मुझे समझ में आती है, गलती जो थी वो एजेंट की थी, क्योंकि ऐन वक्त पे उसने हमसे ना बात करी, ना हमसे कोई इन्फॉर्मेशन हमें दी है। तो एजेंट के बारे में बात करना ज़रूरी है। ये एजेंट ही होते हैं जो बच्चों को बाहर भेज देते हैं, और उसके बाद ऐसे मौक़ों पे इनकी ज़िम्मेदारी पता नहीं कहाँ होती है। ये मेरा सवाल है सर। अब हमारे साथ मौजूद है राम कुमार गौर जी, जो पवन के पिताजी हैं, और हम उनसे पूछ रहे हैं कि सर, आप जब आपके बेटे वहाँ पे यूक्रेन में मौजूद थे, तो किस तरह के जो घर का माहौल था वो कैसा था, और आपके तरफ से क्या जो कन्वर्सेशन है वो चल रही थी? देखो, सबसे पहले कोई भी परिवार तो चिंतित था ही था, चाहे वो किसी की बिटिया वहाँ थी, चाहे किसी का बेटा। परंतु वहाँ का जो हालात था वो इतना भयंकर था, इतना भयानक था कि आप एक तरफ फिल्म देखें, कभी बचपन में फिल्म हम देखा करते थे कि इस तरह की बमबारियाँ हुआ करती थी, और जब हमने देखा कि हमारे बच्चे वहाँ उन बम्बों के बीच बैठे हैं जो कभी फिल्मों में देखा करते थे, तो फिल्म देखना एक अलग बात है, और जिसका बच्चा वहाँ जवान बच्चा बैठा हो और धमाकों की आवाज़ आ रही हो, तो मुझे लगता नहीं कि शायद वो पिता या उसकी माता शाम को पेट भर के भोजन ग्रहण कर ले। परंतु मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ कि जिन्होंने उन विद्यार्थियों को वहाँ से सकुशल निकाल करके अपने वतन लाए, और मैं धन्यवाद करता हूँ उन नेतागणों का जिन्होंने बच्चों को एयरपोर्ट पर गले लगा करके उनकी उस भयानक रात को तब्दील कर दिया खुशी के माहौल में। और एक हमारे देश के मंत्री जी थे, आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री, जिन्होंने हर बच्चे को बड़ा प्यार दिया, दुलार दिया, और उस गमगीन माहौल को बदलने का प्रयास किया। आदरणीय सिंधिया जी भी थे। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी पत्रकारिता का। अगर शायद पत्रकार नहीं होते, मीडिया नहीं होती, तो इन बच्चों की जो दुख की घड़ी थी वो शायद हम नहीं देख पाते। जो टीवी देखते थे, तो टीवी भी आपकी एक देन है। अगर न्यूज़ हम नहीं देखते, वो भी आपकी देन है। वहाँ के हालात अगर दिखाए तो वो आपने दिखाए। वहाँ का जो सिस्टम था, जो बमबारी थी, जो स्थिति थी, जो जिस तरीके से वहाँ भयंकर हालात थे, हम जब उसको देखते थे रोंगटे खड़े होते थे। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे माहौल में भी आप वहाँ पहुँचे और वहाँ के हालातों को अवगत कराने का प्रयास किया। तो मैं कहता हूँ कि भगवान से भी और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कि बच्चों का तो मनोबल बढ़ाया, बच्चों के माता पिताओं का मनोबल बढ़ाया, परंतु पत्रकारिता के लिए वो मैं अपनी ओर से स्पेशल धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हर पिता ये चाहता है कि उसका बेटा सकुशल लौट के आया, तो सबसे पहले श्रेय पत्रकारिता को जाता है, उसके बाद नेताओं को। कि नेताओं का तो फर्ज बनता है, पत्रकारिता को वेतन नहीं मिलता, ये समाज की सेवा करते हैं। तो मैं आग्रह करता हूं कि जो विद्यार्थी वहां से सकुशल लौटे हैं, उनकी जो बकाया जो पढ़ाई है, प्रधानमंत्री जी उसे किसी भी रूप में इन बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में ना रहे। जिसने 4 वर्ष वहाँ बिताए और उसके बाद भी अगर उसके जीवन में अंधकार आता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस बात का कोई अच्छा निर्णय लेंगे। तो इसके साथ साथ मैं एक लाइन और बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से पत्रकारिता ने हर चीज़ को बम्बों के बीच में घुस करके
ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी। वहाँ किसी बम पे नहीं लिखा था कि पत्रकार को नहीं लगेगा, वो किसी गोली पे नहीं लिखा था कि पत्रकार को नहीं लगेगी। पर उस भयंकर माहौल में भी प्रवेश कर करके वहाँ के जो हालात दिखाए गए, मैं पत्रकारिता का तहे दिल से और सलूट मार करके प्रणाम करना चाहूँगा कि पत्रकारिता हमारे देश की शान है, हमारे देश की जान है। और हर पत्रकार को देश के प्रधानमंत्री जी किसी भी प्रोत्साहन के रूप में इनको उस धन्यवाद करने का कोई भी अगर आंकलन उनके पास है तो प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। हम लोगों का नैतिक दायित्व फर्ज था कि हमारे बच्चे सैकुशल लूटे, लौट के आए, अपने वतन लौट कर आए, तो हमने सलूट मारा प्रधानमंत्री जी को। पर प्रधानमंत्री जी को भी स्पेशल 2 शब्दों में इस पत्रकारिता को ये कहना चाहिए कि अगर पत्रकार नहीं होते तो आज बच्चे सैकुशल लौट के हमारे वतन नहीं आते। तो इसलिए मैं पत्रकारिता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पवन कुमार गौर के पिताजी राम कुमार गौर। और आपने पवन कुमार गौर से भी सुना कि उनकी क्या दास्तां थी जब वो यूक्रेन में फंसे थे, उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा स्टार्टिंग से लेकर जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ तब उनकी क्या दशा थी, किस तरह से फ़्लाइट कैंसिल हुई, किस तरह से एजेंट ने उस घड़ी का फ़ायदा उठाया और अंत में किस तरह से इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट में आखिर में आके उनकी और उनके जैसे तमाम छात्र जो वहाँ पे फंसे थे उनकी मदद की और उनको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाला। उम्मीद करते हैं कि ये जो वॉर है वो जल्द से जल्द थमे और वापस हम एक ऐसे वर्ल्ड देखें जहाँ पे पीस हो। फरीदाबाद से उत्तम पालीवाल और सनी कुमार पासवान के साथ अभिषेक प्रसाद।